नमस्कार दोस्तों। मध्यकालीन भारत की दिल्ली सल्तनत में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम खिलजी वंश का अध्ययन कर रहे थे, खिलजी वंश पढ़ रहे थे। उस खिलजी वंश का संस्थापक हमने बताया था कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, खिलजी कौन थे, कहां से आए थे और कहां पर ये बसे थे, किसके साथ में आए थे, कौन से आक्रमणकारियों के साथ में ये भारत आए थे। ये सभी पॉइंट हमने इससे पहली वीडियो में बता दिए। खिलजी वंश का आज महान शासक जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी है, उसके बारे में प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, किस प्रकार पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, उन सभी का इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिएगा, लगातार एंड तक हमारे साथ में बने रहिएगा। अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। खिलजी वंश के पहले यदि शासक की बात करें, खिलजी वंश आपने पढ़ा होगा, पहले वीडियो देखी होगी हमारी, जो फर्स्ट वीडियो है खिलजी वंश के बारे में, वो आपने देखी होगी। खिलजी वंश के पॉइंट की बात करें तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक हुआ करता था। लेकिन खिलजी वंश का जो दूसरा शासक था, उस दूसरे शासक का नाम क्या है? तो आपने याद रखना है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। दूसरे शासक का नाम क्या है? तो आपने याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। ये दूसरे शासक का नाम है। खिलजी वंश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड क्या रहा? अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक शासक रहा था? तो ये याद रखना आपने 1296 से लेकर 1316। हम यहां पर ये अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 20 साल तक अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था। अब दिल्ली की गद्दी के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी कैसे बैठा था, किस प्रकार बैठा था, कब बैठा था, इन सभी का जिक्र हम करेंगे, अभी करेंगे, जस्ट देखते रहिएगा। अलाउद्दीन खिलजी है वो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बाद में बना था। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। धोखे से उसकी डेथ करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन किस लोभ और मोह माया के चक्कर में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, आइए देखते हैं। लगभग इसने 20 साल तक शासन किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के पिता के पॉइंट की बात करें तो पिता का क्या नाम था? तो आपने याद रखना शिहाबुद्दीन खिलजी। शिहाबुद्दीन खिलजी ये अलाउद्दीन के पिता का नाम था, अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम था। और ये शिहाबुद्दीन खिलजी है, ये जलालुद्दीन खिलजी के भाई थे। कौन से, किसके भाई थे? जलालुद्दीन खिलजी के भाई थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जलालुद्दीन खिलजी था ना, ये अलाउद्दीन का चाचा लगा, क्योंकि ये इस शिहाबुद्दीन खिलजी से छोटा था, जिसके कारण इसका चाचा लगा। आपको मालूम होगा, आप रिश्ते नाते अच्छे तरीके से देखते होंगे और आपने देखा भी होगा, रीजनिंग वगैरह में पूछा जाता है। देखिए, शिहाबुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के फादर थे और शिहाबुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के भाई थे। और जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के अंदर जो खिलजी वंश है उसके संस्थापक थे। और ये जो जलालुद्दीन खिलजी है ये कौन थे? तो आपने याद रखना अलाउद्दीन खिलजी के चाचा। अब होता क्या है कि ये जो शिहाबुद्दीन है, अलाउद्दीन खिलजी का जो फादर है, इसकी अकस्मात डेथ हो जाती है, मतलब अचानक मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी अचानक मृत्यु होती है तो अलाउद्दीन खिलजी उस समय छोटा ही था, अपना स्वयं खुद पालन पोषण नहीं कर सकता था। उस स्टेज के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी खड़ा था। उस अलाउद्दीन खिलजी जिसके पिता का नाम है शहाबुद्दीन खिलजी, उसकी किसी कारण से अकस्मात डेथ हो जाती है। और अकस्मात डेथ के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी को संभालता है, अलाउद्दीन खिलजी का जो पालन पोषण करता है, अलाउद्दीन खिलजी की जो देख रेख करता है, वो कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। मतलब कहने का मतलब अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा के पास में, जलालुद्दीन खिलजी के पास में पला बढ़ा है। हालांकि उस समय शिक्षा व्यवस्था इतना थी नहीं, उस समय शिक्षा व्यवस्था जो है ये इतनी थी नहीं। शिक्षा व्यवस्था के पॉइंट की बात करें तो उसमें शिक्षा व्यवस्था इतनी नहीं थी, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी लगभग निरक्षर था। अलाउद्दीन खिलजी को लगभग पढ़ना लिखना नहीं आता था, लगभग निरक्षर था। शिक्षा व्यवस्था के अभाव के कारण था ऐसा कि उस समय शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, तो अलाउद्दीन खिलजी निरक्षर हुआ करता था। लेकिन आपने याद रखना है, इसकी प्रतिभा को देखते हुए या प्रतिभाशाली व्यक्ति था ये, इसकी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को देखते हुए प्रतिभा
वान व्यक्ति हुआ करता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। और इसकी प्रतिभा को ही देखते हुए, इसकी प्रतिभा को देखते हुए जलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। किससे कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से। देखिए उस समय शिक्षा व्यवस्था का अभाव था। ये चीजें आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ये हम सिर्फ आपको, आपके माइंड के लिए, आपके दिमाग में, आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं। उस समय शिक्षा व्यवस्था का अभाव था, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी जो है वो लगभग निरक्षर था, लेकिन अत्यधिक मात्रा में प्रतिभाशाली था, अत्यधिक मात्रा में प्रतिभाशाली था, प्रतिभावान व्यक्ति था। प्रतिभा इनके व्यक्तित्व के अंदर झलकती थी और उसी प्रतिभा के कारण, उसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के कारण जलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। तो ये चीजें आपने याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी से विवाह कर दिया। उसके बाद में 1290 के अंदर होता क्या है कि जलाउद्दीन खिलजी, ये जलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के अंदर एक वंश आया खिलजी वंश, उसका संस्थापक बन गया। जलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रख दी। अब जलाउद्दीन खिलजी ने जब खिलजी वंश की नींव रखी थी, खिलजी वंश की नींव रखी थी 1290 में, उसी समय अलाउद्दीन खिलजी को क्या बनाया गया था या कौन सा पद दिया गया था? तो आपने याद रखना है अमीर ए तुजुक, अमीर ए तुजुक का पद दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी को 1290 में जलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा पद दिया था? अमीर ए तुजुक, मतलब चाचा ने भतीजे को कौन सा पद दिया? अमीर ए तुजुक का पद। उसके बाद में नाम आता है 1292 का। 1292 के अंदर जलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि बिलिसा के ऊपर आक्रमण करता है। कौन से स्थान के ऊपर? बिलिसा के ऊपर, बिलिसा के ऊपर आक्रमण करना है। अब बिलिसा के ऊपर जैसे ही सुल्तान का फरमान आया कि बिलिसा के ऊपर आक्रमण करना है, अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया कि बिलिसा के ऊपर आक्रमण करिए और जीत दर्ज कीजिए। तो बिलिसा के ऊपर जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और जीतता है बिलिसा के ऊपर आक्रमण करके, तो अपार मात्रा में धन प्राप्त करता है। अपार धन प्राप्त होता है कहां से? बिलिसा से। अब उस अपार धन में से कुछ परसेंट हिस्सा किसको दे देता है? जलाउद्दीन खिलजी को दे देता है, क्योंकि अपने सुल्तान को देगा। कुछ परसेंट हिस्सा जलाउद्दीन खिलजी को दे देता है और कुछ परसेंट हिस्सा अपने पास में रखता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में एक डेट आती है जिसका नाम आता है 1296। 1296 के अंदर फिर से दिल्ली का सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को कहता है कि आपने आक्रमण करना है, और आक्रमण कहां पर करना है? देवगिरी पर करना है। और कौन से वंश के शासकों के ऊपर करना है? यादव वंश के शासकों के ऊपर करना है। ये यादव नहीं दिख रहा होगा आपको, यादव वंश के शासकों के ऊपर करना है। अब फिर से 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जो है ये देवगिरी के ऊपर, यादव वंश के शासकों के ऊपर आक्रमण करता है। और देवगिरी से जो बिलिसा से धन प्राप्त हुआ था ना, उससे भी ज्यादा धन प्राप्ति होती है। और देवगिरी है, इससे भी अपार मात्रा में धन प्राप्त करता है। अब अपार धन प्राप्ति के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के मन में भी सुल्तान बनने की इच्छा जागृत होने लगी। भाई अपार धन शक्ति है, शोहरत है और सभी चीजें उसके पास में है, धन दौलत शोहरत सभी चीजें उनके पास में थी, तो उसके मन में भी सुल्तान बनने की इच्छा जागृत हुई। चाचा है तो क्या हुआ, चाचा को तो हम हटा देंगे दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तान का जो पद है उससे चाचा को तो हम हटा देंगे, हमारे पास में सब कुछ है, धन दौलत शोहरत है। ये अलाउद्दीन खिलजी सोचने लगा था। कौन से युद्ध के पश्चात? देवगिरी के युद्ध के पश्चात, क्योंकि देवगिरी के युद्ध में इसको अपार भंडार प्राप्त हुए थे और उन अपार भंडारों में से तो इसने कुछ भी नहीं दिया जलाउद्दीन खिलजी को, सब कुछ जलाउद्दीन खिलजी से छिपा लिया। देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए, एक बार इसको साफ कर देते हैं, समझने की कोशिश कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, कोई पॉइंट आपका तो बचता ही नहीं होगा। आसान तरीके से, बिल्कुल जहर तरीके से करवा रहे हैं। नहीं, वीडियो को मेरे भाई पूरा देख लीजिए, वीडियो को पूरा देखा करें, भला हो जाएगा आपका। चलिए कोई बात नहीं है। 1296 के अंदर जब जलाउद्दीन खिलजी कहता है कि देवगिरी के ऊपर आक्रमण करता है, अलाउद्दीन खिलजी से बोलता है ऐसा, अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना सहित देवगिरी के यादव शासकों के ऊपर आक्रमण करता है और वहां से अपार धन प्राप्त करता है। और इस अपार धन में से जलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान था उसको कुछ नहीं देता। अब इसके पास में बिलिसा पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तब धन प्राप्त हो गया था। अब देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया तो फिर से अपार धन प्राप्त हो गया। और ये अपार धन प्राप्त होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी सोचने लगता है कि भाई दिल्ली का सुल्तान तो तू भी बन सकता है, तेरे को कौन रोकेगा,
ऐसा सोचने लगता है, इसके माइंड में सुल्तान बनने की इच्छा जागृत होती है। और जब इच्छा जागृत होती है ना, तो जुलाई घटना है 1296 की। जुलाई 1296 में यह अपने चाचा जलाउद्दीन खिलजी को गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करके अपने चाचा की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और अक्टूबर 1296 के अंदर, अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर में, कड़ा मानिकपुर, ये कड़ा मानिकपुर का सरदार हुआ करता था, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। और कड़ा मानिकपुर का सूबेदार किसे बनाया था, जलाउद्दीन खिलजी ने, इसके चाचा ने ही बनाया था। अक्टूबर 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर में अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। क्या कर देता है, सुल्तान घोषित। अब सुल्तान तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोषित किया था कड़ा मानिकपुर में, क्योंकि ये वहां का सूबेदार हुआ करता था। और ये घटना है अक्टूबर 1296 की। लेकिन इसका जो राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, तो आपने याद रखना है दिल्ली में बलबन के महल में। दिल्ली के अंदर जो बलबन ने लाल महल बनवाया था, उसके अंदर, दिल्ली के बलबन के लाल महल के अंदर किसका राज्याभिषेक हुआ था, तो आपने याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी का। क्या हुआ था, तो आपने याद रखना अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। ये चीजें याद रखिएगा। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, जुलाई 1296 के अंदर ही अपने चाचा की हत्या कर देता है। हत्या क्यों करता है, क्योंकि इसको सुल्तान बनना होता है। अब सुल्तान बनता है अक्टूबर 1296 के अंदर, सुल्तान घोषित करता है कड़ा मानिकपुर में, लेकिन राज्याभिषेक दिल्ली के बलबन के लाल महल के अंदर इसका राज्याभिषेक होता है। अब जैसे ही राज्याभिषेक हुआ, जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना, सुल्तान बनते ही इसके मन के अंदर आया एक नवीन धर्म चलाना, एक नवीन धर्म चलाना। नवीन धर्म मतलब एक नया धर्म चलाना है। दूसरा इसके अंदर एक इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई, इसके मन के अंदर एक और इच्छा जगी कि विश्व विजेता बनना है। क्या बनना है, विश्व विजेता। देखिए एक छोटा सा भंडार प्राप्त हुआ था, छोटा सा भंडार नहीं, काफी भंडार था, लेकिन वो यदि बात करें विश्व विजेता वाले शासकों के सामने तो बिल्कुल छोटा ही था। इसको एक भंडार प्राप्त हो, उससे ये सोचने लगा कि एक नवीन धर्म चलाना है, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली का सुल्तान है, चला सकता है। लेकिन उसका ये सोचना थोड़ा सा गलत सा लगता है कि विश्व विजेता बनना है। पहला ही उसने कहा था कि नवीन धर्म चलाऊंगा, फिर विश्व विजेता की शक्ति उसके मन के अंदर शक्ति उत्पन्न हुई। लेकिन उनके एक काजी हुआ करता था उसी के शासनकाल में, काजी अला उल मुल्क। तो याद रखिएगा, काजी अला उल मुल्क के कहने पर ये दोनों इच्छाएं ये अलाउद्दीन खिलजी त्याग देता है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना था तो नवीन धर्म और विश्व विजेता बनने के इसका माइंड के अंदर विचार आया था, लेकिन काजी अलाउल मुल्क के कहने पर ये दोनों इच्छाएं वो त्याग देता है। ये आपने याद रखना बहुत अच्छे तरीके से, लिखते चलिएगा। उसके बाद में नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी की जो मंत्री परिषद है उसका। अलाउद्दीन खिलजी की यदि मंत्री परिषद के पॉइंट का डिस्कशन करें तो आप लिखते चलिएगा साथ के साथ में। मंत्री परिषद में दीवान ए वजारत जो है, ये किसको कहा जाता था, वजीर को, मुख्यमंत्री को कहा जाता है। वजीर मुख्यमंत्री, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री होता है उस टाइम में वजीर वगैरह हुआ करता था। दीवान वजारत, वजीर मुख्यमंत्री। दीवान इंसा, शाही आदेश का पालन करवाने वाला। दीवान इंसा जो होता था वो शाही आदेश, जो भी राजा आदेश देगा उसका पालन करवाना है, किस प्रकार से जनता के समक्ष वो आदेश रखना है, किस प्रकार से उसका पालन करवाना है, शाही आदेश का पालन करवाने वाला। दीवान आरी सैन्य मंत्री, जिसके पास में डिफेंस वगैरह होता था। दीवान रसातल विदेश विभाग, याद रखिएगा, जिसके पास में विदेश विभाग हुआ करता था। जैसे वर्तमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर है, उसी प्रकार से विदेश विभाग दीवान रसातल विदेश विभाग हुआ करता था। उसके बाद में जो पॉइंट आता है उसमें नाम आता है बाजार नियंत्रण अधिकारी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार नियंत्रण अधिकारी जिसे किस नाम से जाना जाता था वो देखें। सबसे पहला नाम आता है साहिना ए मंडी बाजार अध्यक्ष। बाजार का जो अध्यक्ष है वो होता था अधीक्षक साहिना ए मंडी। ये आपने याद रखना है। देखिए ये हमें अभी पता चला है, ये उस समय नहीं होता था कि ये बाजार नियंत्रक है, ये न्याय अधिकारी, ये गुप्तचर है। नहीं, वो उस समय ऐसे बोलते थे, दीवान रियासत को बुलाओ।
सराय अदुल को बुलाओ, मन्नेयान को बुलाओ, इस प्रकार से कहानी होती थी। ये तो हम बता रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान इनको किस नाम से जानते थे, और जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान इसको जिस नाम से जानते थे उनको वर्तमान में किस नाम से जानते, ये हम बता रहे हैं। साहनाए मंडी होता था, बाजार का अध्यक्ष होता था, याद रखना। दीवान ए रियासत, बाजार नियंत्रक होता था, बाजार को किस प्रकार से हैंडल करना है, बाजार नियंत्रक होता था दीवान ए रियासत। उसके बाद में सराय अदुल, सराय अदुल कौन होता था, न्याय अधिकारी, सराय अदुल। और उसके बाद में मन्नेयान, मनहेयान, मनहेयान कौन होता था, तो गुप्तचर अधिकारी। तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा, साथ के साथ में नोट करिएगा, साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा, अच्छे तरीके से नोट करें जल्दी से। मनहेयान कौन होता था, गुप्तचर अधिकारी होता था। तो ये चीजें याद रखें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं असली जो क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। अब आपके माइंड में एक छोटी सी बात आना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता है। भाई ये मतलब विश्व विजेता की यदि इच्छा अपने मन के अंदर पालता है और विश्व विजेता बनने की सोचता है, ऐसा ही सिकंदर हुआ करता था, वो भी विश्व विजेता ही बनना चाहता था। तो क्या पता उसी सिकंदर के तर्ज पर इसको दूसरा सिकंदर कहा गया, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं ना, वरना बुक में लिखा नहीं गया है कि क्यों कहते हैं, हम बस अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान काफी हद तक सटीक जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने स्थाई सेना का गठन किया था। याद रखिएगा, जिसने स्थाई सेना का गठन किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने स्थाई सेना का गठन किया था। ये क्वेश्चन आपने याद रखना बहुत अच्छे तरीके से, जिसने स्थाई सेना का गठन किया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने की घोषणा की थी, नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी। ये भी हम कह सकते हैं, घोषणा नहीं कहेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी। अब सैनिकों का हुलिया और घोड़ों की दागने की ये क्या था, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजपाट से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए किया था। आपने याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की थी। सैनिकों का हुलिया, उस समय भाई साहब कैमरे वगैरह तो थे नहीं कि सैनिकों का सीधा फोटो खींच लीजिए, कोई सैनिक भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया उसको लोग पहचान लेंगे, और पहचान लेंगे तो उसको तुरंत दंड मिलेगा। तो इस प्रकार से भाई साहब उस समय कैमरे वगैरह तो होते नहीं थे, लेकिन फिर भी सैनिकों का रंग रूप लिखा जाता था, सैनिकों का मुंह कैसा है वो लिखा जाता था, नाक कैसा वो लिखा जाता था, कान कैसा है वो लिखा जाता था, सब कुछ मतलब जो सैनिकों का हुलिया है वो सब कुछ लिखा जाता था। उस पर मतलब उसको छापते थे एक तरीके से, जो भी होते हैं ना इस कला में बेहतरीन, वो सब कुछ इस तरीके को छापते। जैसे आपका चेहरा यदि किसी से बनवाना है तो बना सकते हैं, जैसे पेंसिल वगैरह से स्केच वगैरह बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से उसके शासनकाल में भी ऐसा ही हुआ करता, सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था कि सब उस सैनिक के बारे में सब कुछ लिखा जाता था। यदि किसी भी भ्रष्टाचारी में वो सैनिक लिप्त पाया जाता है तो उसको तुरंत पहचान ले और उसकी गिरफ्तारी हो और उसको तुरंत न्याय मिले। तो ये आपने याद रखना है, घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी। ये प्रथा सिर्फ और सिर्फ किस लिए शुरू की थी, ये प्रथा जो है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। ये प्रथा किस लिए शुरू की थी, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ी सी ये संदेह हुआ, अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ा सा ये संदेह हुआ, थोड़ी सी आशंका हुई कि आपके शासनकाल के दौरान राज्य के अंदर विद्रोह हो सकता है, आपके खिलाफ विद्रोह हो सकता है। अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ा सा संदेह हुआ कि आपके शासनकाल के दौरान राज्य के अंदर विद्रोह हो सकता है, आशंका हुई। और उसी विद्रोह की आशंका को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे शासनकाल के दौरान
पूरे राज्य के अंदर मादक पदार्थ जो बिकते थे, नशीले पदार्थ जो बिकते थे, वो पूर्ण तरीके से बैन करवा दिए। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को अपने राजपाट के दौरान ये थोड़ा सा महसूस हुआ, संदेह हुआ, आशंका हुई कि आपके शासनकाल के दौरान आपके खिलाफ भी विद्रोह हो सकते हैं, आपके राज्य के अंदर विद्रोह हो सकते हैं। तो उसने सभी मादक पदार्थ बैन करवा दिए थे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने सभी मादक पदार्थ बैन करवा दिए। तो ये चीजें याद रखिएगा, बहुत अच्छे पॉइंट है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्पादकता पर कर निर्धारित किया। उत्पादकता पर कर निर्धारित किया। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने यह प्रथा शुरू की कि उत्पादन के ऊपर कर निर्धारित करेंगे। ऐसा नहीं है कि यदि मान लीजिए कुछ हो या ना हो उस फसल के अंदर, लेकिन कर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं किया था। उसने उत्पादकता पर निर्धारित किया था कर, कि जितना उत्पादन होगा ना उसके ऊपर कर लिया जाएगा आपसे। मतलब उसमें उसका भी फायदा होता था और जो देने वाला है उसका भी फायदा होता था। यदि देने वाले के पास में, जो भी किसान है उसके पास में हो गया तो वो दे देगा, और वरना ऐसा भी हुआ है कि पहले कर लिया जाता था, हो या ना हो अगले साल दे देना भाई, इस प्रकार की कंडीशन बनती थी, किसान बेचारा मर ही जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उत्पादकता पर कर निर्धारित किया था, उत्पादन जो होगा उसके ऊपर कर लिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से। उत्पादकता पर कर निर्धारित किया था, और जो भूमि है उस भूमि को बिस्वा में मापना शुरू कर दिया। उस भूमि को बिस्वा में मापना शुरू कर दिया, बिस्वा में मापना शुरू कर दिया। और उसके बाद में आपने याद रखना है, राज्य को उत्पादन का 50% हिस्सा देना पड़ता था। राज्य को उत्पादन का कितना हिस्सा देना पड़ता था? 50% हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था, 50% हिस्सा उत्पादन का। दूसरा आपने याद रखना है, अब ये जो कर इकट्ठा करेगा, कर को इकट्ठा कौन करेगा? राजस्व अधिकारी। तो उसके शासनकाल में जो राजस्व अधिकारी होता था ना, उसको किस नाम से जानते थे? मुस्त खराज के नाम से। किस नाम से? मुस्त खराज के नाम से उसे जाना जाता था। तो ये याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कर एकत्रित करने के लिए मुस्तखराज अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो राजस्व अधिकारी हुआ करता था, राजस्व विभाग के अंतर्गत आता था, जो मुस्तखराज के नाम से उस समय जाना जाता था, जो जिसका काम क्या था? कर को एकत्रित करना था। तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ें। देखिए, अब हम जो देखेंगे वो अलाउद्दीन खिलजी के संबंधित हम दक्षिण अभियान देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण अभियान है उसका नेतृत्व किसने किया, कैसे किया, और क्या क्या उसमें किस किस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो हम देखेंगे। देखें, दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत की तरफ विस्तार किया या दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की, जिसका नाम क्या हुआ करता था? अलाउद्दीन खिलजी। जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जिसका नाम हुआ करता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय अभियान पर महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो आपने याद रखना है, मलिक काफूर ने निभाई थी। किसने निभाई थी? मलिक काफूर ने। अब मलिक काफूर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मलिक काफूर कौन था और ये मलिक काफूर कैसे खरीदा गया था, किस किस नाम से इसको जानते हैं। भाई, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान नुसरत खां के नेतृत्व में खंबात बंदरगाह के ऊपर, खंबात बंदरगाह जो कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना, गुजरात। खंबात बंदरगाह पड़ता था, खंबात बंदरगाह जो गुजरात के अंदर है, उसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से नुसरत खां ने आक्रमण किया। और उसी आक्रमण के समय नुसरत खां को एक हिंदू ट्रांसजेंडर प्राप्त हुआ, और उस हिंदू ट्रांसजेंडर का बाद में नाम क्या रखा गया? मलिक काफूर रखा गया था।
और ये मलिक काफूर जिसे कितनी दिनारों में खरीदा था, 1000 दिनारों में खरीदा था। और इसी कारण इसे किस नाम से भी जानते हैं, 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी, अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण विजय अभियान था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने, मलिक काफूर ने। जो गुजरात आक्रमण के समय नुसरत खान ने एक हिंदू ट्रांसजेंडर के रूप में खरीदा था, जिसका बाद में नाम मलिक काफूर रखा गया। और मलिक काफूर को 1000 दिनारों में खरीदने के कारण इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं, याद रखें। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मलिक काफूर जब दक्षिण विजय अभियान पर निकले थे, मलिक काफूर जब दक्षिण विजय अभियान के ऊपर निकले थे, तो सबसे पहले इसने कहां पर आक्रमण किया था, तो आपने याद रखना देवगिरी के ऊपर। सबसे पहले इन्होंने कहां पर आक्रमण किया था, देवगिरी के ऊपर। मलिक काफूर जब दक्षिण विजय अभियान के ऊपर निकले थे, तो सबसे पहले इसने कहां पर आक्रमण किया था, तो आपने याद रखना है देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़े। सबसे पहले आक्रमण किया देवगिरी के ऊपर। लेकिन जब दक्षिण विजय अभियान के ऊपर मलिक काफूर थे, तो मलिक काफूर एक टाइम ऐसा आता है कि कहां पर पहुंचते हैं, तेलंगाना पहुंचते हैं। और तेलंगाना जब पहुंचते हैं, तो तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव सेकंड, प्रताप रुद्रदेव सेकंड ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। कौन सा हीरा भेंट किया, कोहिनूर हीरा भेंट किया। और बाद में यह कोहिनूर हीरा मलिक काफूर किसको दे देता है, अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। कोहिनूर हीरे का इतिहास के बारे में भी जानेंगे। आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो कोहिनूर हीरे के इतिहास में, वर्तमान में कहां है, कैसे प्राप्त हुआ, किसके पास में गया, कब कब कौन से शासक के पास में रहा, किस किस के ताज में सजा, कोहिनूर वर्तमान में कितने टुकड़े हैं, उसके कहां कहां पर रखा है, किसके ताज में रखा है, ये सभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव सेकंड ने कोहिनूर हीरे भेंट किया किसको, मलिक काफूर को। मलिक काफूर देखिए इतना अपने सुल्तान के प्रति इतना वफादार था, जो कोहिनूर हीरे को भी ले जाकर अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है कि सरदार ये लीजिए, तेलंगाना के शासक ने दिया है, अलाउद्दीन खिलजी को सौंप देता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम क्या था, गाजी। और उस गाजी ने अलाउद्दीन खिलजी की जो सीमा हुआ करती थी, उत्तर पश्चिम सीमा, उस उत्तर पश्चिम सीमा का विस्तार किया था। और उसे किस, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था गाजी, उसने उत्तर पश्चिम सीमा का विस्तार किया। और उत्तर पश्चिम सीमा के विस्तार करने के बाद में उसे एक किताब से भी नवाजा गया था। यह अलाउद्दीन खिलजी ने उसको मतलब नवाजा था अच्छे तरीके से। ये गाजी जो था, ये गाजी भी अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति हुआ करता था। बस हम आपसे यही बताना चाहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी भी, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति और था जिसका नाम क्या हुआ करता था, गाजी। ये याद रखिएगा। इसे दिया गया था, कौन सी किताब से नवाजा गया था, कोई बात नहीं है, अभी माइंड से थोड़ा सा स्लिप हो गया, अभी बता देंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, गाजी को एक किताब से नवाजा गया था, ये चीजें आपने याद रखी। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 के अंदर दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट, दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट, कुतुब मीनार से दुगने आकार का, दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट कुतुब मीनार के दुगने आकार का एक मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया। किसका निर्माण कार्य शुरू करवाया, मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया। लेकिन किसी कारणवश यह पूरा ना हो सका, तो यह याद रखना है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट बनवाया, सीरी फोर्ट बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा बनाया, अलाई दरवाजा बनवाया। और इसने जमात मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, जमात उल मस्जिद का निर्माण, अलाई दरवाजा और सीरी फोर्ट का निर्माण करवाया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण को ध्यान में रखते हुए, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण को ध्यान में रखते हुए सीरी फोर्ट को, दिल्ली के निकट जो सीरी पड़ता है वहां पर सीरी फोर्ट बनवाया था, उस सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। और यह घटना कब की है, तो आपने याद रखना 1304 की।
1304 में एक ऐसा वक्त आया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को, दिल्ली के निकट सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। उसके चारों तरफ किलेबंदी की थी, और ये सिर्फ क्यों की थी? मंगोलों के आक्रमण के समय। मंगोलों के पॉइंट की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है, वो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल मंगोलों के आक्रमण के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है ना, ये मंगोलों के आक्रमण के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, मंगोलों के आक्रमण के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से लड़ने के लिए बलबन के द्वारा जो लोह व रक्त की नीति चलाई गई थी ना, उस नीति का पालन किया था, उस नीति को अपनाया था। तो याद रखना है आपने, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो मंगोलों के आक्रमण के लिए प्रसिद्ध रहा है। और मंगोलों के आक्रमण से लड़ने के लिए, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन की लोह व रक्त नीति को अपनाया था। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके, सटीक तरीके से याद रखना है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, शासनकाल में नहीं, हम दरबार में बोलेंगे, अमीर खुसरो के दरबार, अलाउद्दीन खिलजी, भाई एक छोटा सा अभी जस्ट एक छोटा सा काम है तो वो थोड़ा सा वो माइंड में घूम रहा है, कोई बात नहीं। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके दरबार, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी जैसे प्रसिद्ध कवि रहते थे। तो ये याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी जैसे प्रसिद्ध कवि रहते थे। अमीर खुसरो, जिसे सितार का संस्थापक माना जाता है, अमीर खुसरो ने सितार को जन्म दिया था और वीणा को संशोधित किया था। ये याद रखिएगा, सितार का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है और वीणा को संशोधित किया था किसने? अमीर खुसरो ने। और उसके बाद में लास्ट जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है कि 1316 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है। ये लास्ट पॉइंट है, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की किसी कारणवश डेथ हो जाती है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड समाप्त हो जाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के और पॉइंट क्या बचते हैं वो भी हम आपसे बता देते हैं। एक पॉइंट बचता है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती की कहानी है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक पॉइंट ये बचता है कोहिनूर हीरे का इतिहास, क्योंकि कोहिनूर हीरे का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है ना वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान ही मिलता है। कोहिनूर हीरे का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान से ही मिलता है, उससे पहले कोहिनूर हीरे वगैरह का कोई उल्लेख नहीं मिलता, कहीं पर भी नहीं मिलता। तो ये आपने सभी चीजें याद रखनी है, अच्छे तरीके से पढ़ें और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। 1316 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले तो देखेंगे रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी, और उसके बाद में देखेंगे हम क्या, तो आपने याद रखना है कोहिनूर हीरे का इतिहास। इनकी जो डेथ हुई थी वो 4 जनवरी 1316 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। और इसका जो मकबरा है वो दिल्ली के अंदर जो जामा मस्जिद पड़ती है ना उसके पास में इनका मकबरा, दिल्ली के निकट जो जामा मस्जिद है उसके पास में इनका मकबरा पड़ता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। चलिए एक पॉइंट जो बीच में रह गया था उस पॉइंट को हम क्लियर कर देते हैं। इसने गाजी को कौन सी उपाधि दी थी? तो सिकंदर सानी, जो इसका एक सेनापति हुआ करता था, इसका एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? गाजी। उस सेनापति को इसने एक उपाधि दी थी जिसका नाम क्या था? सिकंदर ए सानी की उपाधि दी थी। तो ये याद रखिए, गाजी को ये उपाधि किसकी प्रसिद्धि के लिए क्यों दी गई थी? तो गाजी को ये उपाधि इसलिए मिली थी क्योंकि इसने अलाउद्दीन खिलजी की जो सीमा क्षेत्र है उसको उत्तर पश्चिम में और बढ़ाया था, उत्तर पश्चिम में उसका विस्तार किया था, इसके लिए इसको ये उपाधि मिली थी गाजी को। सिकंदर ए सानी 4 जनवरी 2016 के अंदर इसकी डेथ हुई थी। लगभग सभी पॉइंट हमने अच्छे तरीके से पढ़े हैं, सभी पॉइंटों को नोट करें और लगातार देखते रहिए, लगातार हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।